हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका एंड आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले कि आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको आप कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनमें से केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, फिर उन केमिकल चेंजेस को आप कैसे पहचानेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, उसके बाद आप ये समझेंगे कि उनकी केमिकल रिएक्शंस लिखने के बाद उनको बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किस किस टाइप्स में आप केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक यही काम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आप 9th से फॉर्मूले लिखने सीख के आए हैं, फॉर्मूला राइटिंग आप जानते हैं, लेकिन अब उनको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है यहाँ पे आके उसका तरीका आप देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने क्लास 9th में वैलेंसीज लर्न करी होंगी, उनको रिकॉल जरूर करिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर के अंदर फर्दर प्रोसीड करने से। ठीक है, तो आप वैलेंसीज के पार्ट पे एक बार स्ट्रांग हो जाइए, उसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए, तब हम इस चैप्टर के साथ बिगिन करते हैं। चलिए, तो आपको क्योंकि फॉर्मूला राइटिंग में उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जहां पे हम बार बार फॉर्मूला राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, हमारे आसपास ना बहुत सारे चेंजेस हर समय हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज एक केमिकल चेंज है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है? हर वो चेंज जिसमें कभी कोई नया सब्सटेंस बन ही नहीं रहा हो, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज हर वो चेंज है जिसके अंदर हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? वाटर बनाती है। लेकिन वही वाटर अगर आप उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशंस लाते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस लाने पे आप उस वाटर को आइस से वाटर और वाटर से वापस वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर वेपर से वापस वाटर एंड वाटर से वापस से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप देखेंगे तीनों ही केसेस में आप देखेंगे आइस, वाटर और वाटर वेपर, तीनों ही केसेस में आप देखेंगे वाटर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, वाटर एज अ कंपाउंड सेम ही रहता है। यानी कि मैंने आपसे कहा वाटर का केमिकल फॉर्मूला सेम ही रहता है, भले ही वो आइस के फॉर्म में हो, वो वाटर के फॉर्म में हो, या वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो। ठीक है, सिर्फ उसका क्या बढ़ रहा है? सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तीनों जगह पे उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम ही है, राइट? चाहे वो आइस हो, वाटर हो, या फिर वाटर वेपर हो। अब देखा जाए तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है आप देख लीजिए, इनके पार्टिकल्स की पैकिंग का डिफरेंस है। ठीक है, पार्टिकल्स की पैकिंग का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस है। यस और नो? यस और नो? बताइए। पार्टिकल्स, अब ये सारे पार्टिकल्स किसके हैं? वाटर के ही है ना। तो आपके पास चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे वाटर वेपर हो, बेसिक जो उसकी यूनिट है, वो जो एलिमेंट्री उसकी यूनिट है, वो कौन है? यही वाटर का मॉलिक्यूल। सो व्हेनेवर यू आर कन्वर्टिंग, व्हेनेवर अ फिजिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस, रादर जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है बच्चों, तो हमेशा हमेशा क्या होता है? सिर्फ देयर इज अ चेंज इन स्टेट, नेवर नेवर एवर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। All right, so let's have a look. A change in which physical properties of a substance change, but the chemical composition. Chemical composition से क्या मतलब है? ये chemical formula. ठीक है, chemical composition does not change. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एक्सेट्रा। तो जब भी आप इस तरीके के चेंजेस सुनते हैं कि वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है, तो सिर्फ उनकी पैकिंग में डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ उनके इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस में डिफरेंस आ रहा है, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, उनकी स्टेट चेंज हो रही है, कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। ऑलराइट, तो मूविंग फर्दर, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी केमिकल चेंज में क्या होता है?
a change in which one or more substance changes into a new substance with a different chemical composition, with a different chemical composition. तो कहने का क्या मतलब है, मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं. आप देखिए केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन का क्या है, H2. केमिकल फॉर्मूला ऑक्सीजन का क्या है, O2. और अब नया कंपाउंड क्या बन गया है, वाटर. राइट, अब नया कंपाउंड क्या बन गया है, वाटर, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O. अब कैसे हुआ होगा ये, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन के दो एटम्स केमिकली बॉन्डेड थे एक दूसरे से. इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम्स, इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम्स केमिकली बॉन्डेड थे एक दूसरे से. इनके बॉन्ड्स ब्रेक हुए जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक स्पार्क लगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क. ठीक है, कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, अपने आप रिएक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है. इलेक्ट्रिक स्पार्क लगने की वजह से इनके बीच के बॉन्ड्स टूटे, इनके बीच के बॉन्ड्स टूटे और नए बॉन्ड्स बने. यानी कि यही एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज हो गए, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली चेंज हो गया. कहने का मतलब क्या, इनका केमिकल फॉर्मूला नया बन गया, एक कंप्लीटली नया सब्सटेंस बन गया. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक एटम ये रहा और ऑक्सीजन का दूसरा एटम ये रहा. ठीक, अब ये किसके साथ कंबाइन हो गए हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इस तरीके से कंबाइन हो गए हैं. ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन गया है. इस तरीके से कंबाइन होके इन्होंने यहाँ पे वाटर बना लिया है. ठीक है, तो अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गया, इस वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं. राइट, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं और इसी अरेंजमेंट को, इसी चेंज इन अरेंजमेंट को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं और इसको हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से. सो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बात समझनी थी कि हाइड्रोजन गैस, अच्छा मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के कॉन्टेक्स्ट में. हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल गैस है, जलती है. राइट, रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं. ऑक्सीजन गैस क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है. आप जानते हैं ये बात कि हर चीज के कंबस्टन में हेल्प करती है. लेकिन वाटर, क्या वो जलता है, नहीं जलता है. क्या वो हेल्प करता है जलने में, नहीं करता है भाई, नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है. राइट, सो इट इनफैक्ट अगर आप किसी जलती हुई चीज पे, जलती हुई लकड़ी पे आप वाटर डाल दें तो वो उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और उस लकड़ी का टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर कर देगा और फायर बुझ जाएगी. राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं नाइदर इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन लाइक ऑक्सीजन नॉर इट इज itself combustible like hydrogen. So it is a completely new identity, a completely new substance which has been formed out of these two elements. All right, out of these two reactants completely a new substance, a बिल्कुल नया substance बन चुका है जिसकी physical chemical properties बिल्कुल अलग हैं उसके constituent से. ये बात आपने क्लास 9th में भी compounds के formation में elements और compounds के difference में भी पढ़ी होगी. right, ये बिल्कुल उसी बात का सीधा application है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट से, उसको बनाने वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग हैं. राइट, तो यहाँ पे आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. सो बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आपने आयरन तो देखा ही है, ठीक है, आपने आयरन देखा है, घर में कूलर्स देखे होंगे पुराने, बाइसिकल्स देखी होंगी. तो आयरन जब रस्ट हो जाता है, आयरन इज नोन फॉर इट्स हार्डनेस. जब वो रस्ट हो जाता है तो आप उसको ऐसे ऐसे पर ऐसे ठक से ऐसे कर दें, वो रस्ट पूरा गिर जाएगा नीचे. कहाँ गई उसकी हार्डनेस, चेंज हो गई. क्यों चेंज हो गई, क्योंकि कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस रस्ट बन गया. अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई. राइट, चलिए, सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंबस्टन ऑफ फ्यूल. तो ये कहलाते हैं केमिकल चेंजेस. और भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है,
फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आइस, वाटर और वाटर वेपर के केस में डिस्कस किया, आप इनमें से कैसे भी रिवर्स करके चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये चेंज जो है ये परमानेंट नहीं है। ऑलराइट, केमिकल चेंज को आप फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये जो चेंजेस हैं केमिकल चेंजेस, ये टेम्पररी चेंजेस नहीं है, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसके अलावा जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है, राइट। आइदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में हो सकता है एनर्जी रिक्वायर्ड हो सकता है एनर्जी चेंजेस रिक्वायर्ड ना हो, जैसे कि एनर्जी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हीट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ जितने भी चेंजेस लिखे, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इनके अंदर किसी ना किसी चेंज के अंदर, जैसे जब फ्रीजिंग होती है, जब कोई सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है तो वो हीट जो है वो रिलीज करेगा, तो ऐसा चेंज जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक चेंज। ऐसा चेंज जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, मेल्ट होने के लिए आइस हीट एब्जॉर्ब करती है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद मेल्ट होती है, सो मेल्टिंग वुड बी एन एंडोथर्मिक चेंज। सो ये दो चेंजेस हैं जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पेपर को क्रश करें तो क्या वो पेपर क्रश होने के लिए कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? जस्ट लाइक हियर नहीं कर रहा है। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर फिजिकल चेंज के अंदर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हमेशा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। मूविंग फर्दर, सो देयर आर अ फ्यू केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब ये जो बात हमने करी केमिकल चेंजेस की, आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। भाई सीधी सी बात है, नया सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस बनाने में जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस केमिकल चेंज को जब हम शब्दों में लिख दे तो हमने एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर ली है, ठीक है, विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। देखिए कंपाउंड का बनना, एलिमेंट से कंपाउंड का बनना, या कोई केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नए सब्सटेंस का बनना, कंपाउंड का बनना, यही केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यही बस इतना सही है कि कोई केमिकल चेंज होने पे नया सब्सटेंस बन रहा है तो बच्चों यही एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? आपको कैसे पता चलेगा? अगला सवाल तो ये उठेगा मैम हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो देखिए उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस नॉर्मली चेंजेस, उसकी फिजिकल स्टेट जनरली चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बर्न हो रही हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? दोनों गैसेस हैं, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? वाटर। वाटर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन स्टेट। In some of the chemical reactions, change in color can be observed. आप एक पेपर को बर्न करिए, एक पेपर को बर्न करने के बाद वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का। आपके पास एक व्हाइट पेपर था और वो ब्लैक एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कलर चेंज कैन बी ऑब्जर्व, ठीक है, कलर में चेंज आ जाता है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इन सम केसेस अ गैस में बी इवॉल्व्ड। ऑलराइट, तो जब आप किसी पेपर को बर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ फ्यूम्स भी उठती दिखती हैं, राइट। तो वहां पे क्या हो रहा है? कुछ गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। आप कैंडल बर्न करते हैं तो वहां पे भी कुछ हमें वेपर्स उठती दिखती हैं, कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है। आप सांस ले रहे हैं, कोई गैस रिलीज कर रहे हैं, वो किस वजह से रिलीज कर रहे हैं? कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? आंसर दीजिए। यस, राइट, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से? आपने इनहेल तो ऑक्सीजन करी थी, तो हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और गैस इवॉल्व कौन सी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। देन चेंज इन टेम्परेचर, देयर आर सर्टेन चेंजेस जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है, कुछ चेंजेस में हीट एब्जॉर्ब होती है और वहां पर हम कहते हैं कि देयर इज आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या चेंज इन टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक
एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपसे लूँ, हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम एक मेटल है, आप जानते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, आप जानते हैं। इस मैग्नीशियम मेटल को का एक रिबन के फॉर्म में, रिबन देखा है आपने, रिबन घर में आप रिबन देखा होगा, उसी तरह से मेटल का रिबन, पतली सी स्ट्रिप, उसको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहां किस में बर्न कर रहे हैं? एयर में बर्न कर रहे हैं। एयर में क्या है भैया, कौन हेल्प कर रहा है बर्न करने के लिए? ऑक्सीजन गैस। सो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये हमें एशेस के फॉर्म में, आप देखो मैग्नीशियम है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैस, और ये हमको किस फॉर्म में मिलेगा? ये हमको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। देन वी कैन टॉक अबाउट चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कुछ चेंज इन कलर हो रहा है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, इस मैग्नीशियम रिबन जो है ना, ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल जो है, मैग्नीशियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या और गैसेस से रिएक्शन करने की वजह से उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आ जाती है। तो वो हमें रगड़ के सैंड पेपर से स्क्रैच करके, सैंड पेपर से स्क्रैच करने से वो कोटिंग रिमूव हो जाती है। अब अंदर से फ्रेश मैग्नीशियम मेटल जो है वो एक्सपोज हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आपको यहाँ पर इस तरह से एशेस गिरती हुई दिखती हैं। तो यहाँ देखिए, देयर इज अ चेंज इन स्टेट, तो आपको यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड मिला, लेकिन यहाँ पे आपको गैस दिख रही है, इस गैस से आपको सॉलिड में कन्वर्जन मिल रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमको हीट देनी पड़ रही है, तो हीट देने की वजह से यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, आपको फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे? यहाँ पे लेड नाइट्रेट फॉर्मूले याद है, लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी 1, देखिए क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला कैसे फॉर्म करेंगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैलेंसी को नाइट्रेट के साथ, और भी एटम्स हैं, कंपाउंड आयन है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2। ऑलराइट, इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट हमने इसीलिए लगाया है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, राइट। हाँ जी, तो लेड नाइट्रेट जो है वो एक कलरलेस सब्सटेंस है। आप देखिए लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सोल्यूशन है। देन हमारे पास यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी कलरलेस सोल्यूशन है। इन दोनों को जैसे ही हम यहाँ मिक्स करते हैं, वैसे ही इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब ये जो यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बना है बच्चों, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट बना है ये भी एक कलरलेस सोल्यूशन ही है, ठीक है, ये भी एक कलरलेस सोल्यूशन है। लेकिन ये जो लेड आयोडाइड बना है, इस कलरलेस सोल्यूशन के अंदर लेड आयोडाइड जो बना है, ये इस कलरलेस सोल्यूशन दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में हमको मिलता है, राइट। और ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट? हमने दो लिक्विड्स लिए, दोनों कलरलेस लिक्विड्स हैं, कलरलेस, और ये भी कलरलेस, ठीक है, और ये भी कलरलेस। अब आप देखिए ये दोनों लिक्विड्स आपस में, इन्होंने आपस में रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद दो नए प्रोडक्ट्स बने, एक सॉलिड और एक लिक्विड। अब जो ये नया बना सॉलिड है, इस नए बने लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, राइट। तो यहाँ पे ये हमें एज अ प्रेसिपिटेट मिलता है, और इसका कलर है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है हमको, राइट। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कलरलेस लिक्विड्स हमने मिक्स किए हैं। एक लिक्विड यहाँ पे देखिए, ये वाला लिक्विड फॉर्म बना है पोटेशियम नाइट्रेट, और ये लेड आयोडाइड इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा पूरी तरह से,
ठीक है। तो डिसॉल्व नहीं होगा तो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और ऐसे सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो नए बने हुए लिक्विड के अंदर डिसॉल्व ना हो रहा हो। ऑलराइट, तो देयर इज अ चेंज इन कलर, देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑल्सो। यहाँ लिक्विड से आपको, दो लिक्विड से आपको सॉलिड बनता नजर आ रहा है। तो ऐसा कभी चेंज आपको दिखाई पड़े, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपको चेंज इन स्टेट दिखे तो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, चेंज इन कलर दिखे तो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो तो हो सकता है भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं कि कैसे कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर बात करी थी हमने टेम्परेचर की, देखिए टेम्परेचर की और एवोल्यूशन ऑफ गैस की। यहाँ देखिए, यहाँ हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस, ठीक है। इनको हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, रिएक्शन कराने पर क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ से गैस रिलीज हुई। कैसे पता चला भैया, यहाँ पे ना बबल्स बनने लग गए, यहाँ पे बबल्स बनने लग गए, बबल्स बबल्स। यहाँ ये लिक्विड है ना, इसके अंदर बबल्स बनते दिखाई पड़ेंगे, तो यहाँ से वो बबल्स उठे। देखो यहाँ तो गैस दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन बबल्स, जब भी कोई गैस बनती है किसी लिक्विड के अंदर तो बबल्स दिखते हैं। तो ये वही बबल्स यहाँ से उठे, यहाँ से बाहर निकले, और यहाँ पे फर्दर जाके फिर हम इसे टेस्ट करेंगे, कौन सी गैस रिलीज हुई है। टेस्ट करना भैया जिम्मेदारी है किसकी, जो भी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्या प्रोडक्ट बना है, उसको जानने की इंक्विजिटिवनेस रहती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट हैं। चलिए अभी देखते हैं, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। ठीक है, एक्वस लिखते हैं इसको, एक्वस सोल्यूशन। और यहाँ पर एक गैस रिलीज होती है। ये जो गैस यहाँ से रिलीज हुई, ये जो गैस यहाँ से रिलीज हुई, इस रिलीज गैस, देखो कलरलेस गैस थी, ओडरलेस गैस थी। ऐसी गैस थी जिसमें कोई स्मेल नहीं थी, ओडरलेस, और कलर तो था ही नहीं उसका। तो कलरलेस ओडरलेस गैस यहाँ से रिलीज हुई। इस गैस के रिलीज होने पे इसको टेस्ट किया गया, अलग अलग टेस्ट किए गए। जो टेस्ट इस पे फिट बैठा, जिसने इस गैस को बताया कि कौन सी गैस है, कंफर्म किया कि ये कौन सी गैस है, उस टेस्ट को हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट ये प्रूव करता है, देखिए गैस हाइड्रोजन रिलीज हुई वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, इस गैस को जब हम बर्न करते हैं, बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर की फ्लेम से जलती है, ब्लू फ्लेम, एंड प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड। पॉप साउंड, ये क्या होता है, पॉप पॉप करती है ऐसे, यस करके देखिए, दिस साउंड इज कॉल्ड एज पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन की पहचान है। यस, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। हाइड्रोजन जब भी बर्न करेगी, आप एक जलती हुई माचिस की तीली, दैट इज अ बर्निंग स्प्लिंटर, आप इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये एक पॉप साउंड से बर्न करेगी। करके देखिए, बिल्कुल ऐसी ही आवाज आती है लेबोरेटरी के अंदर। सो दिस साउंड इज कॉल्ड एज अ पॉप साउंड, राइट। सो दिस टेस्ट, अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दिस कंफर्म्स कि गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन। देन दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, इस प्रोसेस में और एक चीज होगी। देखिए हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा क्या कि चेंज इन कलर हो, और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो, चेंज इन स्टेट हो, या फिर हमने पहले रिएक्शन में गैस नहीं ली थी लेकिन गैस बन रही है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एक और चीज होती है, जब इस बीकर को हम टच करते हैं ना, इस बीकर को जब टच करते हैं तो ये बीकर जो है ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, रिलीज, एक्सो मीन्स एग्जिट, रिलीज, क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए ये बीकर जो है वो हॉट हो जाता है. So these are the ways how you can identify that a chemical reaction is taking place. तो हमने 4 बातें करी, change in state, change in color, evolution of gas and change in temperature. जिसके अंदर evolution of gas, change in state के अंदर हम formation of a precipitate की बात भी कर सकते हैं. All right. तो चलिए आगे बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है. केमिकल इक्वेशन, भाई हमने केमिकल रिएक्शन की बात करी, हमने केमिकल रिएक्शन की बात करी, केमिकल चेंज हो रहा है. तो केमिकल चेंज जब हो रहा है, इस केमिकल चेंज को आपने जब शब्दों में लिखा तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहा. अब इन शब्दों को शब्द में लिखना, वर्ड्स में लिखना एक बहुत लंबी कहानी, एक बहुत टीडियस जॉब है और इसको बहुत ज़्यादा आगे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. तो हमें उसे और शॉर्ट हैंड और प्रिसाइज और कंसाइज करना पड़ेगा. कंसाइज करने के लिए छोटे से छोटे तरीके से पूरी बात कन्वे करने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन लिखना. राइट. अब इसके लिए हमको क्या टूल्स लगेंगे? टूल्स लगेंगे सिंबल्स एंड फॉर्मूले. ठीक है, क्या टूल्स लगेंगे? उन एलिमेंट्स के सिंबल्स एंड फॉर्मूले. जैसे अब क्या लिखा है यहाँ पे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले of the substance involved in this is known as a chemical equation. जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये पोटेशियम क्लोरेट है. ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है. इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, जब पोटेशियम क्लोरेट, ये ऑक्सीजन बनाते हैं इस प्रोसेस से लेबोरेटरी में, तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तब वो KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. सो ये बात जो मैंने आपसे कह के कहानी के तौर पे सुनाई, इसको मैंने कितने कम शब्दों में यहाँ लिख दिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूले यूज करके. ठीक है, जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने यहाँ पे वाटर का जो रिएक्शन लिखा, या मैंने अभी बहुत सारे आपसे यहाँ जो हमने रिएक्शंस डिस्कस किए, ये सब देखिए, सब में हमने सिंबल्स एंड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया. देखिए ये पूरी बात जो मैंने आपको समझाई, इसके अंदर क्या किया, मैंने फॉर्मूले तो इस्तेमाल किए हैं. बस केमिकल रिएक्शन को जब हम फॉर्मूले यूज करके लिखते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल. चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ और इक्वेशन देख लेते हैं. जैसे अभी हमने लिखी लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है. ठीक है, lead nitrate when it reacts with potassium iodide it produces what? It produces two substances. कौन से? potassium nitrate and lead iodide. What did I say? I'm sorry. Lead nitrate when reacts with potassium iodide it produces two substances, lead iodide PbI2 and what else? Potassium nitrate. ये बनते हैं, ये प्रोडक्ट्स बन गए. लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, राइट हैंड साइड जो लिखे हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है. लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंसेस लिखे हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा हों तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं. रिएक्टेंट्स की तरफ से प्रोडक्ट्स की तरफ एक एरो पॉइंट करता है, इस एरो को हम रीड करते हैं एज यील्ड्स टू. राइट. और रिएक्शन करने के लिए जो जरूरी कंडीशंस होती हैं वो इस एरो के ऊपर या नीचे हम मेंशन कर देते हैं. चलिए, तो यहाँ पे हमने बात करी कि केमिकल इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं. अब आप देखिए, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था कि क्लास 9th का इसमें बहुत यूसेज है. आपको ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. नहीं पता है तो प्लीज वैलेंसी रिवाइज करिए और आप फिर से इसको कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा. बट यस, फॉर्मूलों की ताकत लगेगी, वैलेंसी की ताकत लगेगी. यहाँ पे उतना जोर आपको लगाना पड़ेगा. बस वैलेंसीज रिकॉल करते, एवरी टाइम यू राइट द फॉर्मूला प्लीज ट्राई एंड रिकॉल द वैलेंसी कि ये फॉर्मूला कैसे बना. यहाँ हमको दिख रहा है ये सबस्क्रिप्ट में लेड की वैलेंसी 2 दिख रही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है. ठीक है, तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है. इसी तरह पोटेशियम एंड आयोडाइड, पोटेशियम वैलेंसी 1 है, आयोडाइड आयन की वैलेंसी -1 है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइनिंग टुगेदर. राइट. तो एवरी टाइम, अब यहाँ देखिए आयोडाइड में I2 लिखा है तो इसका मतलब लेड की वैलेंसी यहाँ पे +2 है. राइट. और आयोडाइड
की वैलेंसी -1 होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा है। देन इसी तरह से पोटेशियम 1 एंड नाइट्रेट -1। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, हाउ कैन अ केमिकल रिएक्शन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। अब देखिए, मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तब पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन, इस इक्वेशन में लिख के नहीं दी जिससे पता चले कि हम इसे हीट कर रहे हैं। तो हमें इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना होता है। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कि KClO3 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ हीट का सिंबल दे दें तो अब ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हीट करने पर बन रहा है। ठीक, इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं सिंबल्स, जैसे कि स्टेट्स के सिंबल। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है, पोटेशियम क्लोराइड जो बना वो भी सॉलिड बना, और जो यहाँ ऑक्सीजन बनी ये गैस के फॉर्म में रिलीज हुई। ठीक है, अब अगर गैस रिलीज हो रही है तो आप यहाँ पे रिलीज्ड गैस में, फॉर अ गैस विच इज रिलीज्ड, तब यहाँ पे आप एक अपवर्ड फेसिंग एरो भी लगा सकते हैं, बट ये ओनली प्रोडक्ट्स के केस में होगा। इसे आप ओनली फॉर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, ओनली फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स। गैस के फॉर्म में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे। रिएक्टेंट में अगर गैस है तो अपवर्ड फेसिंग एरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट वाला रिएक्शन लिखा, ये किस फॉर्म में था आपके पास, ये किस फॉर्म में था, आपने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया था, ये आयोनिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस यानी कि आपने लेड नाइट्रेट का एक सॉलिड सैंपल लिया और उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो पानी में डिसॉल्व जब हम किसी भी चीज को करते हैं तब हम यहाँ एक्वस लिखते हैं, एक्वस। तो AQ से रिप्रेजेंट करते हैं एक्वस। इसके साथ आपने पोटेशियम आयोडाइड भी लिया था, ठीक है, वो भी एक्वस सोल्यूशन था। इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो बना आपका PbI2 जो कि सॉलिड था, और बना पोटेशियम नाइट्रेट जो कि फिर से एक्वस सोल्यूशन ही था। अब ये जो सॉलिड बना है, ठीक है, इसको आपने क्या बोला, प्रेसिपिटेट बोला। तो आप इसको एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो से भी बता सकते हैं, या फिर आप इसके लिए PPT भी लिख सकते हैं। ये PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। इसका क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट, किसी भी रिएक्शन में बनने वाला सॉलिड जो कि उसके साथ बने हुए लिक्विड में स्पेरिंगली सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो आप इसके लिए स्मॉल s, डाउनवर्ड फेसिंग एरो और या फिर PPT यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिएक्शंस के एरो के ऊपर या नीचे उस रिएक्शन में किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, वो दोनों मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कोई प्रमोटर यूज हो रहा है, वो सब भी आप यहाँ पे एरो के ऊपर या नीचे, ये रिएक्शन कंडीशंस हैं जिनको देने पर आप रिएक्शन करवा पाएंगे, वो सारी कंडीशंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिएक्शंस अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में ही होती है तो आप प्रेशर मेंशन करेंगे, नहीं हो रही है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है तो जरूरत नहीं है। हीट के लिए आप ट्रायंगल यूज कर ही रहे हैं। टेम्परेचर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में रिएक्शन होती है तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज मेंशन करेंगे। फिर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को जल्दी करा देता है, फटाफट करा देता है, ज्यादा स्पीड में करा देता है। ठीक है, सो हम बेसिकली क्या कहते हैं कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन को जल्दी होने में हेल्प करेगा, वो खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, वो खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। जितना आपने कैटलिस्ट यूज किया है उतना का उतना कैटलिस्ट आपको रिएक्शन के बाद मिल जाएगा, वो खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। एंड दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है,
मतलब जो रिएक्शन काफी समय में हो रही थी वो अब बहुत जल्दी होने लग जाएगी। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी बढ़ा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है? जल्दी काम कर रहा है। जैसे कि क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो मम्मी आपको बोलती है, आप पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम्स आते हैं, तो आप एग्जाम्स क्या है? कैटलिस्ट का काम करते हैं, जल्दी जल्दी आपको पढ़ने पे को मजबूर करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से अगर मम्मी सर पे बैठ जाएं, आपके आसपास बैठ जाएं कि पढ़ो, तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई अब तो पूरी सवाल जवाब आपसे होने वाले हैं। सो वहाँ पे मदर आपके प्रमोटर का काम कर रही है, उस कैटलिस्ट की, उस एग्जाम की एक्टिविटी को, उसके रिजल्ट को बढ़ा रही हैं। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको एरो के ऊपर और नीचे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ छूट रहा है? नहीं, ऑल राइट। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि हमने केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना लिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बहुत सिंपल इक्वेशन से, हमेशा अपने क्लासरूम में भी मैं इसी सिंपल इक्वेशन से आपको ये बात समझाती हूँ कि ये रिएक्शन हुई। ठीक है, ये रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम रिकॉल करें, क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना तो वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो क्या, और ये बात हर केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या ये बात यहाँ फिट बैठती है? देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए जरा, हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिए हमने रिएक्टेंट्स में? हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिए हमने रिएक्टेंट्स में? 2। तो प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं? मैटर ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो जो है वही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो 2 एटम्स उधर है हाइड्रोजन के, तो 2 इधर होने चाहिए हैं। वेरी गुड, लेट्स चेक इट फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे कितने? 1, तो गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हो सकता। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड, क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड, सो वी नीड टू बैलेंस। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, लेकिन यहाँ भी तो प्रेजेंट नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ एटम्स कंप्लीटली मैच कराने पड़ेंगे, कंप्लीटली बैलेंस कराने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे इसे एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं बॉक्स में रख दूं ताकि आपको ये इंडिकेशन रहे कि आप यहाँ पे ये 2 लगा के, ऐसे ये 2 लगा के आप इसे बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर जैसे ही आप इसको H2O की जगह H2O2 कर देते हैं, आप इसको, ये तो है वाटर और ये है नया कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपने तो यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला ही बदल दिया, आपने तो कंपाउंड ही नया बना दिया। आप बैलेंस करने चले थे और आपने तो कंपाउंड ही चेंज कर दिया। सो आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी डन फॉर बैलेंसिंग। देयरफॉर आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए इस बॉक्स में एनक्लोज कर दिया है। ठीक है, इस बॉक्स में इसको हम एनक्लोज कर देते हैं ताकि आप इस बॉक्स के अंदर इंटरफेयर ना करें, केमिकल फॉर्मूले के साथ इंटरफेयर ना करें। अच्छा, ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं हो रखी है, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जब हम इसे बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक ऐसे सूटेबल इंटीजर से, एक ऐसे सूटेबल नंबर से, लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है इन एटम्स को, इन केमिकल फॉर्मूले को, जिससे क्या हो, जिससे दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड्स
नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर को क्या बोलूंगी, इस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप बताइए, चलिए सिंपल सवाल खेलते हैं, मैथ्स, थोड़ी सी मैथ्स। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम्स है, 2 एटम्स हैं, वहां पर कितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड 2 ही एटम्स हैं, तो मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं नजर आ रही। लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड, उतने ही प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब मैंने इस पूरे कंप्लीट वाटर के फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 इंटू 2, कितने हो गए, 2 इंटू 2, यानी कि 4 एटम्स हो गए, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम हो गए, इधर 4 हैं और इधर कितने हैं, 2। तो अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, H2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उनका प्रोडक्ट 4 आ जाए, हाँ जी 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो आप यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है ना, तो किसी लोएस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4। अब आप इसको चेक भी कर लीजिए, आपको अपनी बैलेंसिंग चेक करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। एक ग्रिड बनाइए इस तरीके से, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। इस ग्रिड में देख लीजिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मैंने जो एग्जांपल लिया है। अब रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, देखिए 2 2 जा 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड काउंट करिए 2 2 जा 4 एटम्स हैं। सो दोनों साइड सेम है तो इट इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, राइट, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। सो आप देखिए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ऑक्सीजन जो है वो भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इसलिए ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। सो अगेन यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, बैलेंस्ड है, सेम है, इक्वेटेड है। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। एक इक्वेशन और बैलेंस करते हैं, चलिए आप ट्राई करिए, आप ट्राई करिए एक बार, वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आ जाती हूँ, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके अब देखते हैं। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ 3 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 एटम्स, यानी कि इधर ऑड नंबर में है और उधर इवन नंबर में है। तो अब मुझे किसी एक ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इसको जिसमें दोनों तरफ इवन नंबर आ जाए। ऑड नंबर में तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, तो 2 से आप जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रोडक्ट इवन नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा, किसी से भी मल्टीप्लाई करिए आपको इवन प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। तो मेरा काम क्या होगा, इस ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दे। थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी है बस यहाँ पे, जरा सी मेंटल एबिलिटी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी। क्लास 2 3 4 में आपने जो मल्टीप्लिकेशन या जो टेबल सीखे हैं बस वही अप्लाई करने हैं। अब 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। पहला ऑप्शन है 2 से, दूसरा ऑप्शन है 4 से, तो मैं छोटा वाला ऑप्शन चुनूंगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी। अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 4 को भी चूज कर लूंगी क्योंकि बात नहीं बनेगी। नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम नहीं आए तो फिर मेरे को अगले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं लोएस्ट नंबर को चूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। हिट एंड ट्रायल है ना, ट्राई करके देखेंगे, नहीं सही लगेगा तो फिर बदल देंगे।
क्या जा रहा है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे हम इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए 2 से मैंने इस पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई किया। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, ये सारे ही एटम्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं, पूरे कंप्लीट फॉर्मूले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब रिएक्टेंट साइड अभी कितने एटम्स हैं, 3 2 6, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3 2 6 एटम्स हैं, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो अब मैं इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 एटम्स आ जाएं ऑक्सीजन के। यस, बिल्कुल सही जवाब, 3 से मल्टीप्लाई कर दो मैम, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 एटम्स आ जाएंगे। कर दिया भाई, 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। देखिए इधर भी 6 एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड भी 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड भी 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब आ जाओ KCl, तो बिल्कुल आपके लिए हलवा काम हो गया है। अब बताइए कितने KCl बचे हैं, कितना पोटेशियम क्लोरीन है, 2 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो बच्चों, यहाँ पे 2 लगा दो। अब क्या करो, अब किसी के शक्ल मत देखो, किसी का इंतजार मत करो, खुद चेक कर डालो, बनाओ एक ग्रिड, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, KCl, एक और है यहाँ ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड कितने पोटेशियम हैं, 2 हैं भाई। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 है भाई, पोटेशियम तो हमारा बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड कितने क्लोरीन के एटम्स हैं, 2 हैं भाई, वो 2 से मल्टीप्लाई किया है पूरा फॉर्मूला, इसलिए 2 हैं। ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं, क्लोरीन भी बैलेंस है, चलो बहुत बढ़िया। फिर ऑक्सीजन 3 2 6 हैं, 6 रिएक्टेंट साइड 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड भी 3 2 6 एटम्स हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड भी ये बैलेंस्ड हो चुका है। तो आई होप आपको बैलेंसिंग का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझ आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए तो आप बैलेंसिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे देती हूँ, आप रिएक्शंस बैलेंस करिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन, चलिए तो आप इन इक्वेशंस को बैलेंस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।